आज हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है और किस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकता है। बहुत नुआंस से डिफरेंस होता है लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत आउटसाइज्ड होता है लॉन्ग रन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पे शुरू कर रहा हो तो आज इस बारे में बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो तूने क्वेश्चन पूछा ना कि डायरेक्ट होता क्या है, अगर तुम इसको समझो कि डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट वर्ड का यूज क्यों किया जा रहा है। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे है तुम ये फंड डायरेक्टली खरीद रहे हो, और डायरेक्टली किससे खरीदोगे? डायरेक्टली खरीदोगे जो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ पे? मैन्युफैक्चरर क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो है नहीं है सर, तो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे एएमसी हुआ, मतलब जो ये फंड बना रहा है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, जिनको ये मिसाल समझ ना आ रही हो कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आ गई है, वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक सेकंड में बता देता हूँ। तो होता चलिए क्या बता है, रहे जब तुम म्यूचुअल फंड किसी भी फंड का स्ट्रक्चर देखते हो, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको कहते हैं। लो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो मैन्युफैक्चर हो गया, वो बेसिकली फंड बना रहा है। बैलेंस्ड फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, डेट फंड हो गया, इस तरह के काफी सारे फंड हो गए उनके पास। आर्बिट्राज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सारे तरह के फंड हो गए। तो वो एक कंपनी हो जिसको तुम राइट। इक्विवेलेंट मान लो किसी भी, जैसे सैमसंग के इक्विवेलेंट मान लो। सैमसंग फोन बना रही है तो एचडीएफसी यहाँ पे म्यूचुअल फंड बना रही है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। राइट। वो फिर अपना प्रोडक्ट दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? बैंक होता है, स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जिसको आईएफएस कहते हैं, वेल्थ मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, जो ऐसे लोग होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो ओके। बैंक मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसमें एचडीएफसी एएमसी ने प्रोडक्ट बनाया, उसने बैंक को दे दिया कि भाई तुम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ मेरे और तुम इसको बेचो मार्केट में। जैसे राइट। सैमसंग ने फोन बनाया और उसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग अलग दे दिया। फॉर एग्जांपल क्रोमा एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। और खरीदता कौन है? म्यूचुअल फंड के केस में इन्वेस्टर खरीदता है, और फोन के केस में कंज्यूमर खरीदता है, जैसे हम तुम फोन खरीदने जाते ओके। हैं। तो ये एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक अब है। जो म्यूचुअल फंड में कॉन्सेप्ट होता है रेगुलर और डायरेक्ट का। रेगुलर मतलब हो गया कि तुम जाके डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हो। जैसे तुम बैंक में गए, बोले मुझे इन्वेस्ट करना है, उसने तुम्हें बोला कि सर ये म्यूचुअल फंड अच्छा है एचडीएफसी का, इनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने तुमको प्रोडक्ट दिया, तुम एज ए इन्वेस्टर उस फंड में इन्वेस्ट कर दिए। ओके। तो ये रेगुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। ओके। जो डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें ये होता है कि तुम डिस्ट्रीब्यूटर से ना लेकर के सीधे जिसने फंड बनाया, जैसे एचडीएफसी ने फंड बनाया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, तो तुम वहां से जाके फंड ले लो। तो ओके। तुमने इस केस में क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दिया। राइट। जैसे फोन के केस में अगर तुमको ये ऑप्शन मिल जाए कि तुम सीधे जाकर के सैमसंग के ऑफिस से फोन खरीद लो, तो तुमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर जो क्रोमा था उसको तुमने हटा दिया वहां पे। राइट। तो उससे तुम्हारा फायदा ये होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन मिल रहा था डिस्ट्रीब्यूटर को, वो तुम्हारा पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं है। मैं किसी कमीशन एजेंट को यूज करने की जगह पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड वाली कंपनी से और उनसे बोल रहा हूँ, हे मेरे पास इतने पैसे हैं, आपका प्रोडक्ट है ये म्यूचुअल फंड वाला, मुझे इतने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स चाहिए या मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। करेक्ट। सो ऐसा करना क्यों चाहिए? लाइक डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास क्यों जाए? क्योंकि इतने लाखों म्यूचुअल फंड हैं, बैंक हमें बताता है कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, और दैट इज फेयर। तो इतना फर्क क्या पड़ता है? लाइक अगर मैंने बैंक से ले लिया या मैंने डायरेक्ट जाके कंपनी से ले लिया, दिक्कत क्या है, इश्यू क्या है? देखो, इसमें दो मेन चीजें होती हैं। एक तो ये है कि तुम जब डायरेक्ट मोड में जाते हो किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो फोन ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, कार ले लो, कुछ भी, तो तुम बेसिकली मिडिल मैन को हटा रहे हो। और मिडिल मैन को हटा रहे हो तो कमीशन को हटा रहे हो, और कमीशन ओके। को हटा रहे हो तो अपना कॉस्ट ऑफ बाइंग कम कर रहे हो। ओके। तो लेट्स से एचडीएफसी इक्विटी फंड है, राइट। ये फंड का नाम है। अब इसका जो रेगुलर फंड है उसका जो कॉस्ट है, नॉर्मली हम जब इक्विटी फंड या किसी भी फंड का कॉस्ट देखते हैं तो उसको टेक्निकल टर्म्स में एक्सपेंस रेशियो करते हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर का खर्चा आता है उस फंड को खरीदने में, ओके। इन द फॉर्म ऑफ कमीशन या फिर फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो भी तुम कह लो, वो ओके। इन्वेस्टर के पॉकेट से जाएगा। ओके। तो रेगुलर फंड के केस में वो 1.76%। ओके। मतलब इसका ये हुआ कि अगर तुम 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा एक्चुअली
100 माइनस 1.76 रुपीज ही इन्वेस्ट होगा। ओके, और बाकी का सारा फंड वाले अपने खुद के ऑपरेशनलाइजिंग कॉस्ट के लिए ले लेते हैं। मतलब तुम्हारा जो पैसा होगा 98.24 रुपीज ही इन्वेस्ट होगा इफेक्टिवली, बाकी सारा पैसा जो है तुम्हारा वो कॉस्ट में चला जाएगा। ओके, इसको ठीक ऐसे समझो जैसे किसी ये प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपए एमआरपी है, तो 100 रुपए एमआरपी है तो 100 रुपए पे करते हो, लेकिन कमीशन उसमें इनबिल्ट होता है। ओके, अब इसी फंड को अगर तुम डायरेक्ट चैनल के थ्रू खरीदते हो, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट प्लान जिसको कहते हैं, जिसमें तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.16%। ओके, तो करीब करीब तुम्हारा 60 पैसे का फर्क है। तो ये तो बहुत ही छोटा है, इससे मामूली है, इससे दिक्कत क्या है? लाइक मैं इतना इनके बारे में हम इतना बात क्यों कर रहे हैं? मतलब ठीक है 60 पैसे उसने ज्यादा ले लिए, प्रॉब्लम कहाँ है? पर 60 पैसा जो है वो इस फंड के कैटेगरी में है, ठीक है, जो HDFC इक्विटी फंड हुआ, जिसका हमने भी एग्जांपल लिया। ये डिफर करता है अलग अलग फंड। जैसे अगर तुम एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लो, जो अगेन काफी पॉपुलर फंड है, उसका अगर तुम रेगुलर का तुम एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 1.72 है, और अगर तुम डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो देखते हो तो वो तुम्हारा आता है लगभग 0.93, मतलब करीब करीब 80 पैसे के आसपास का फर्क है। ओके, तो एक एवरेज मान के चलो, तुम्हारा एक इक्विटी फंड में जो डिफरेंस आएगा रेगुलर और डायरेक्ट का विल रेंज समथिंग फ्रॉम 60 पैसा टू अप्रोक्सीमेटली 1%, 1.2% आल्सो। ओके, ठीक है, तो इसका ध्यान क्यों रखना चाहिए? मतलब बता, हाँ, तो इसका एक तो ये है कि तुमने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो तुम्हारा 99,000 रुपीज ही इन्वेस्ट, ओके, और ये हर साल होगा। अगर तुम ये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो तुम ऐसा मान के चलो कि तुम्हारे पॉकेट में से हर साल 1% किसी और के पॉकेट में जा रहा है। ओके, और अगर तुम्हारा 10 साल का इन्वेस्टमेंट है या 20 साल का इन्वेस्टमेंट है, इवेंचुअली इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा नेटवर्थ अगर 20 साल है तो 20% कम हो जाए। बट ये 20% कम होगा असल में? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है और ज्यादा होगा। मतलब एक हम बेसिक कैलकुलेशन समझ रहे हैं, ज्यादा ही होगा। तुम 1% को कंपाउंड करोगे 20 साल तक तो शायद 23-24% आएगा। हाँ, मतलब वो नंबर देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना है, बट हाँ आपका पॉइंट ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हें नंबर टर्म्स में बताऊं, अगर 1 लाख रुपए का तुम वैल्यू 30 साल बाद देखो, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का डिफरेंस लो, और मान के चलो कि इक्विटी में 8% रिटर्न आया है फॉर एग्जांपल, तो रेगुलर में 1 लाख रुपए की वैल्यू 30 साल बाद 10 लाख हो जाती है, और डायरेक्ट में 13 लाख हो जाती है। ओके, मतलब 30% का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। ओके, तो जितना ज्यादा टर्म होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, उतना ज्यादा तुम्हारा डिफरेंस बढ़ता जाएगा। राइट। तो तुम ये मानो कि अगर 30% का नेटवर्थ का फर्क आता है, अगर तुम्हारा 30 साल का इन्वेस्टमेंट मान लो रिटायरमेंट प्लानिंग गोल है जो 5 करोड़ का टारगेट था, तुम विल इवेंचुअली एंड अप 30% लेस योर टारगेट इन 30 इयर्स। राइट। मतलब तुम्हारा शायद 3.5 करोड़ ही कॉर्पस इकट्ठा होगा अगर तुम रेगुलर में कर रहे हो। ओके, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। शॉर्ट टर्म में शायद ये इतना बड़ा न लगे, बट लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फर्क। ओके, तो इसमें तो द बिगेस्ट चंक इज कि छोटा छोटा कमीशन जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा अपने आप में इफेक्ट आ रहा है। लेकिन इज देयर क्या हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में? इंश्योरेंस जैसे हम लेते हैं किसी के थ्रू, तो बहुत हेल्प हो जाती है एजेंट के थ्रू जब हम ले रहे होते हैं, बिकॉज कभी रिडेम्पशन कराना होता है, कुछ कराना होता है, तो अगर आपका एजेंट जानने वाला है तो काफी जगह पे वो हेल्प भी कर देता है। अगर आप डायरेक्ट बाय करें तो आपके पास वो सहूलत नहीं रहती। तो इंश्योरेंस में जैसे वो एजेंट की कुछ यूटिलिटी होती है, क्या इस जगह में कुछ कॉम्प्लिकेशन है जब हम इसे बाय कर रहे हैं, या कुछ यूटिलिटी है यूज करने की एक बैंकर को या उसको, जो कि जिस वजह से उनकी वैल्यू प्रोबेबली हम थोड़े पैसे उनको दे भी दें तो जस्टिफाई हो जाए? ये डबल एज सोर्ड है। देखो, थोड़ा तो फर्क पड़ता है। मतलब अगर तुम सब कुछ खुद से करोगे तो तुम्हें चीजें थोड़ी ज्यादा मैनेज करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है आज के डेट में। पहले ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था क्योंकि चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी, तुम्हें ऑफिस में जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता था, बट आज के डेट में सारी चीजें ऑनलाइन है। ओके, अगर तुम्हें केवाईसी कराना है तुम ऑनलाइन कर सकते हो, तुम इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कर सकते हो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, वो तुम्हें खुद से देखो, तुम्हें कब बाई करना है, कब सेल करना है, कैसे करना है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अदरवाइज तुम क्या होता है, नॉर्मली तुम बोल देते हो फोन करके बैंक वालों को, या कहीं जा रहे हो, बैंक पहुंच गए, आधे घंटे रुके, वहां पे काम, वो फॉर्म ले लिया, वो अपना करा दिया, तो लायबिलिटी शिफ्ट कर देते हो उनके ऊपर। ओके, बट क्या वो वर्थ है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 20 साल, 30 साल, 15 साल का, और 15%, 20% तुम्हारा नेटवर्थ में ले लूं, वो एक चीज। दूसरा चीज ये हो गया, एक सबसे बड़ा फॉल्ट जो रेगुलर और डायरेक्ट, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा का अलाइनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, जो ऑर्गेनाइजेशन का अलाइनमेंट
वही उस बंदे का जो तुम्हारा एडवाइजर होगा, चाहे वो बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हो, उसका अलाइनमेंट वही हो। अगर उसको Okay. ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि ये म्यूचुअल फंड बेचो, ये 10 म्यूचुअल फंड है, 10 में से ये 4 म्यूचुअल फंड में ज्यादा कमीशन मिल रहा है, इसको बेचो, तो उसको बेचेगा। Okay. तो इस बात से मोर और लेस नहीं फर्क पड़ेगा कि तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट। Okay. प्लस सिर्फ म्यूचुअल फंड तक बात नहीं रुक जाती, तुम्हें और भी प्रोडक्ट बेचते हैं लोग या बेचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार यूलिप प्लान्स होते हैं या कई सारे ऐसे इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो शायद तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं हो, और वो भी तुम्हें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बेचा जाता है, नॉट नेसेसरली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और योर रिक्वायरमेंट। Okay. वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। Right. और तुम एक चीज और कर सकते हो कि तुम एक फाइनेंशियल एडवाइजर को भी हायर कर सकते हो, Okay. क्योंकि हमने पहले पिछली की वीडियो में डिस्कस किया था दी Mhm. ओनली एडवाइजर, उसको हायर कर सकते हो। वो तुम्हें गाइड करेगा सारा प्रोसेस सेटअप करने में, मतलब गोल कैसे बनाना है, क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या टूल्स होने चाहिए, क्या फंड्स होने चाहिए, वो सारी चीजें जो बेसिक है। Right. Right. सिचुएशन तुम्हारे जिम्मे रह जाता है, जो कि उतना बड़ा टफ आस्क नहीं है आज के डेट में, Right. कंसिडरिंग कि जो तुम कॉस्ट पे कर रहे हो उसके लिए वो बहुत ज्यादा है। एग्जीक्यूशन होता कैसे है, मतलब एग्जीक्यूशन हम बात कर एग्जीक्यूशन में रहे हैं। बेसिकली तीन चीजें हैं, 3 स्टेप होते Okay. हैं। एक जो स्टेप होता है तुम्हें जैसे तुम बैंक अकाउंट खोलने में क्या करते हो, तुम पहले अपना बैंक के पास जाते हो, केवाईसी सेटअप करते हो। केवाईसी मतलब नॉर्मल जो तुम्हारे डिटेल्स होते हैं, जैसे एड्रेस, पैन कार्ड डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीजें रेगुलेटर जो है उसके साथ अपडेट करते हैं। राइट। तो बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है या बैंक है, तो वो तुम बैंक के सारे डिटेल्स अपडेट कर देते हो। उसके बाद बैंक तुम्हारा अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट से तुम ट्रांजैक्शन करते हो। ओके। सिंपली म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, पहले तुम्हें केवाईसी कराना पड़ता है। केवाईसी मतलब जो रेगुलेटर है, सेबी या जो भी उसने लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, वो तुम्हारी डिटेल्स देखेंगे, तुम्हारी वैलिडिटी, तुम्हारी एलिजिबिलिटी, सारी चीजें देखेंगे। ओके। तुम अपने केवाईसी डिटेल्स अपडेट कर दोगे उनके साथ। उसमें तुम्हारा बेसिकली पैन, आधार, फोटोग्राफ, ये सब बेसिक डिटेल्स लगेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बार केवाईसी सेटअप मतलब तुम अब वो इन्वेस्टमेंट कहीं से भी कर सकते हो। ओके। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर सीधे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हो। Okay. ये काफी सारे आज के एप्स, वेबसाइट हैं जो ये फैसिलिटीज ऑर्डर करते हैं। जैसे माई कैम्प्स करके एक वेबसाइट है जो ये फैसिलिटी ऑफर करता है। इसमें काफी सारे एएमसीज तुम्हें मिल जाएंगे। तो या हमने इतने सारे ऑप्शन आज की डेट में मार्केट में आ गए हैं। ग्रो देखा है, माई कैम्स है, एमएफयू ऑनलाइन है, जीरोधा है, बहुत सारे ऑप्शन है। जीरोधा अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उसमें से मतलब सब सेम टाइप के होते हैं या अलग अलग टाइप के होते हैं? किसी में कुछ डिफरेंस है जिसका ध्यान रखना चाहिए, या किसी पे भी जाओ बस डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो एंड गेट स्टार्टेड? कुछ वहां पे भी चीजें हैं, हिदायतें हैं जिनका ध्यान थोड़े रखना कैच चाहिए? हैं इसमें। देखो फॉर एग्जांपल अब कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं या कुछ एप्स ऐसे हैं जो आज के डेट में कई बार एल्गोरिथम पे या मशीन लर्निंग वगैरह यूज करके तुम्हें प्रॉम्प्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करने का एक तरह से। फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम एक, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है ये केस ना हो। जीरोधा के वेबसाइट पे गए तो तुमने वहाँ पे रजिस्टर किया, तुमने अपने जो भी फंड तुम्हें करने थे तुमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब वो तुम्हें 6 महीने बाद प्रॉम्प्ट भेजेंगे कि आपका फंड ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा कर रहा है, ये रीबैलेंसिंग चाहिए, राइट। या आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपके हिसाब से, आपके फंड के हिसाब से ये स्टॉक टिप्स भी हैं, ओके। ये कंसिडरेशन भी आप देख सकते हो। तो वो तुम्हें कई बार प्रॉम्प्ट करते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारा ये एडवाइजर है या तुम्हें लगता है तुम इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें तो करो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ मतलब अगर तुम एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो और तुम्हारे गोल्स वगैरह सारी चीजें अलाइंड है तो तुम नहीं करोगे उसमें, बट वो एज सच तुम्हारे पीछे है, तुम्हें प्रेशराइज है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करता। तो अगर मान लीजिए कल जीरोधा बंद हो जाती है, करेक्ट, तो क्या होगा? मतलब मेरे सारे म्यूचुअल फंड मैं इनके थ्रू कर रहा हूँ, करेक्ट, उनका क्या होगा? तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये सब इंटरमीडिएटरीज है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पैसा तुम्हारा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं होता। जैसे बैंक के केस में क्या होता है, तुम बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक के पास होता है। जैसे हमने पहले देखा कि पीएमसी बैंक जो मुंबई बेस्ड बैंक थी, जो डिफॉल्ट कर गई, तो लोगों का पैसा रिस्क में चला जाता है, क्योंकि बैंक फिजिकली तुम्हारा पैसा रखता है, उसको इन्वेस्ट करता है, उसको लेंड करता है। म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट भी अगर देखो तो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो तुमने इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट किया, हमारे जैसे लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया उस फंड में, और हमने मान लो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी फंड मैनेजर को दिया, तो वो अपने पास पैसा नहीं रखता, वो कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो फॉर एग्जांपल, ओके, तो जब उसने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब वो पैसा चला गया वहां उसके पास, अब वो पैसा उस स्टॉक में है। तो कल को ये अगर फंड हाउस न रहे तो भी तुम्हारा पैसा रिस्क में नहीं, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। ओके, गॉट इट। सो बेसिकली जीरोधा जैसे किसी ब्रोकर पे जा सकते हैं, वहां पे हम अपना नॉर्मल अकाउंट खोल सकते हैं। आज की डेट में तो ई-केवाईसी भी हो जाता है, और म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ऑप्शन लेके शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही चूज करें, ताकि
ये कमीशन वगैरह के झोल झाल से या उसकी उसकी दिक्कतों से हम बच सकें? हाँ, एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि काफी सारे लोग अगर मतलब ये इतना ही अच्छा है तो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? इतना कॉस्ट बच रहा है, तुम्हें प्रोडक्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, कोई फालतू की सेलिंग नहीं हो रही है, मिस सेलिंग नहीं हो रही है, तो लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत तो मार्केट में मुझे लगता है लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़े कम जानकार हैं और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं करी। मेरे खुद के दोस्त हैं जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमटेक कर रखी है आईआईटी से, और उन्होंने रेगुलर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है क्योंकि उन्हें कभी किसी ने ये बताया नहीं कि ऐसा सा कोई डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट करता है और उस डिस्टिंक्शन का महत्व होता है। वो चीज़ें आज तक किसी ने तबीयत से बताई होती और वो होता तो शायद ये दिक्कत ना होती। आई थिंक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशनल गैप है इसमें। दो चीजें हैं, देखो, एक तो ठीक है वो तो दोस्त हैं या हम लोग इंडिविजुअल होंगे, लेकिन काफी सारे कॉर्पोरेट लोग भी नहीं करते डायरेक्ट इन्वेस्ट। ओके ओके। चलो, हम तो हमारे पास तो लिमिटेड कैपेसिटी है, रिसोर्सेस है, बट उनके पास तो काफी सारे रिसोर्सेस है, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो भी नहीं करते। सबसे बड़ा रीजन जो तुमने बोला वो ये है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके काफी लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है भी। ओके। और दूसरी चीज ये भी है कि काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि स्टेक होल्डर हैं, जिनके हिडन इंटरेस्ट हैं, वो भी इस चीज को प्रमोट नहीं करते। ओके ओके। क्योंकि बैंक्स का घाटा है, बैंक्स घाटा है उनका कमीशन नहीं रहता। और तीसरा चीज ये भी है कि कई बार भी या इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं। उनको लगता है कि मेहनत करना पड़ेगा, खुद से खोजना पड़ेगा चीजें, खुद से जाके मुझे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, वैसी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर जो एचएनआई इन्वेस्टर है जो किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे है, वो सोचेगा ठीक है, मैं 60 पैसा 1 रुपया ज्यादा भी अगर दे देता हूँ तो एटलीस्ट मेरा सारा काम हो जाता है। राइट। बट उसको ये नहीं समझ में आता कि एक तो वो ज्यादा पैसा ले रहे हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि उसके वजह से तुम्हें बहुत सारी चीजें और लेनी पड़ जाती, जो कि और भी शायद तुम्हें कॉस्टली पड़ जाए लॉन्ग टर्म। राइट। और आपने जैसे बोला कि उनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से नेसेसरली अलाइन नहीं है, वो आपको कुछ भी म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं जो उनको कमीशन दिला रहा हो रादर देन जो आपके लिए अच्छा हो। करेक्ट। एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने थोड़े टाइम पहले, किसी ने बोला था कि एक कोई फैमिली थी, उसमें अपने कोई कोई बाप अपने बेटे से बात कर रहा था और उन्होंने बोला था कि लास्ट टाइम जब रिसेशन आया था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसके पापा को। और वो बात कर रहे थे, वो कह रहे कि मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को रीच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिल नहीं रहा था उस रिसेशन के टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि एक चीज़ जो उन्होंने सीखी उससे ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी चीज़ है या फाइनेंशियल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो जो थोड़ा बहुत काम अगर आपको करना भी पड़े इसमें, आई गेस मुझे लगता है वो जस्टिफाइड है, बिकॉज वो लॉन्ग रन में कोई भी आपके पैसे को वैसे नहीं बचाएगा जैसे आप खुद बताएंगे, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो फनी पार्ट ये है, वही जब इन्वेस्टर कार खरीदने जाता है तो 10 शोरूम जाता है, कार कंपेयर करता है, वीडियोस देखता है, सारी रिसर्च करता है, राइट। फोन लेता है, सारी चीजें लेता है, तो जितने भी कंज्यूमर ओरिएंटेड चीजें सारी बाई करता है तो रिसर्च करता है प्रॉपर। राइट। इन्वेस्टमेंट के केस उसको वहां भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको फोन के बारे में, चिप के बारे में, डिजाइन के बारे में नॉलेज नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका पैसा आप बचाए। कोई आपकी हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन डिसीजन आपके बिहाफ पे कोई कोर पार्ट में आपके ऊपर ही रहने चाहिए, विच इज फेयर। ठीक है, आज के लिए रैप करते हैं। बहुत अच्छी बात हुई, डायरेक्ट फंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पे बात हुई। अच्छा है, देखते हैं, होपफुली शायद कुछ लोगों का कम कटेगा अगर वो ये वीडियो सुन लेंगे तो शायद किसी के लोगों की मदद हो जाएगी, खासतौर पे जैसे मेरे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे हैं। होपफुली। चलिए फिर अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खैर मनाइए।